अगर आप एआई यूज़ नहीं कर रहे हो या बना नहीं रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे। AI, how AI works. उसमें बायस खराब हो जाएगा। तो ये ऐसा चीज़ है जो ख़त्म करना मतलब मैथमेटिकल फाउंडेशंस के अगेंस्ट है, जिसके अच्छा, वजह से काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं। AI से लोगों को डराया जा रहा है। ये था क्योंकि इलॉन मस्क भी थे ओपन एआई के को फाउंडर हम्म। इनिशियल स्टेजेस पे। एंड जब ओपन एआई ने नॉन प्रॉफिट से फॉर प्रॉफिट शिफ्ट किया, ऐप या फिर कोई वेबसाइट या कोई सर्विस आई है जो AGI का यूज़ कर रही है प्रॉपरली फुल? मैंने 20 से पूरा 1 CR प्लस का वेरिएशन देखा है सेम जॉब रोल के लिए। शाहरुख खान का ऐड भी आपने शायद बनाया है। हमको लास्ट इलेक्शन से पहले काफ़ी क्वेरीज आए थे। लोकसभा इलेक्शन में। लास्ट, हाँ। हाँ, मुझे जनरेटिव AI पढ़ना है तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? बेसिक से क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी? वहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओके। वो 50 प्लस पकड़ सकते हो आप। किसी को कोडिंग नहीं आती है तो उसके लिए क्या वो जनरेटिव AI सीख सकता है या फिर बस वो जनरेटिव AI को यूज़ ही कर पाएगा? और सैम ऑल्टमैन का कहना कुछ और था कि इलॉन को ज़्यादा कंट्रोल चाहिए था। तो किसी को AI इंजीनियर ही बनना है हाँ। तो उसके लिए क्या क्या उसे पढ़ना पड़ेगा? आफ्टर अ फ्यू इयर्स इंडिया एक फॉर्मिडेबल फोर्स होने वाला है एआई में। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आज हम पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं। आज चाहे आप गूगल मैप्स यूज करें या गूगल शॉपिंग या कोई भी ऐप यूज करें, सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर रहा जाना असंभव हो गया है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने एक एआई स्टार्टअप के फाउंडर से बात करी है जिन्होंने विजुअल डब डॉट एआई बनाया। उनका नाम है शुभू। शुभू से हमने बहुत सारी चीजों का हमने डिस्कशन करा, उसमें चैट जीपीटी कैसे काम करता है, चैट जीपीटी का रोल हमारी लाइफ में, और एआई के बिना हम कैसे नहीं रह सकते, और एआई क्यों जरूरी है। तो इन सब के बारे में हमने चर्चा करी है। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को सुनिए और हमें बताइए एआई आप कैसे यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। हम लोगों ने एक बात बहुत अच्छे से नोटिस करी दोस्तों, आप हमें देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट। तो शुभ, कैसे हैं आप? अरे मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। यस, मैं भी बढ़िया ही हूँ। तो पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है? चैट जीपीटी एक्चुअली एक बहुत पुराना आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। पुराना हम्म। मतलब 7 साल भी अभी काफ़ी पुराना है, इसलिए मैं पुराना कह रहा हूँ। हम्म। 2017 में वासवानी ने एक पेपर निकाला था, आशीष वासवानी ने, जो ट्रांसफॉर्मर पे बेस्ड था, अटेंशन पे बेस्ड था। तो उसके ऊपर ही चैट जीपीटी बना है। ये असल में क्या करता है, अगर आपने एक सेंटेंस दिया इसको, ये समझता है कि सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं उसके बीच क्या रिलेशंस हैं। हम्म। उसके बाद ये अगला वर्ड्स प्रेडिक्ट कर सकता है। इसका मतलब जब आप कोई प्रॉम्प्ट देते हो, इसको प्रॉम्प्ट मतलब कोई भी सवाल जो आप वहाँ पर टाइप करते हो, तो ये पहले देखता है कि वो जो सवाल है उसके बीच जो वर्ड्स हैं उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद ये पहला एक वर्ड जनरेट करता है। उसके बाद ये वर्ड भी क्वेश्चन पे ऐड हो जाता है। अब क्योंकि इसने ये वर्ड जनरेट कर दिया तो बाकी के जो शब्द हैं वो भी इसके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे अगले जो सेंटेंस हैं ये डिपेंडेंट है मैंने पहले क्या बताया है। करेक्ट। तो चैट जीपीटी भी वैसे ही काम करता है। जो वर्ड्स हैं उसके बीच में इसने एक रिलेशनशिप समझा है, और एक एक करके ये रिलेशनशिप को आ, दिमाग में रखते हुए ये आंसर्स जनरेट करके जाता है। करेक्ट। अब इसमें एक बात आती है कि एआई, हाउ एआई वर्क्स। ये बहुत गहरा सवाल है वैसे। हाँ। आ, मैं इसको इमेज के डोमेन से समझाता हम्म। हूँ। एआई असल में अगर आप बहुत ऊपर के लेवल से देखो, तीनों प्रकार में डिवीजन किया जा सकता है। एक है वीक एआई। हम्म। तो वीक एआई मतलब जो कोई भी एनालिसिस कर रहा है, कोई स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, लेकिन आप उसको ह्यूमन से कंपेयर नहीं कर सकते। सेकेंड वाला आ गया थोड़ा स्ट्रॉन्ग एआई, जो कोई एडवांस्ड चैट जीपीटी जैसे या बहुत कोई हाई फंडा जनरेटिव एआई कोई टूल हो सकता है जिसका परफॉर्मेंस आप ह्यूमन के साथ कंपेयर कर सकते हो। बाय द वे अभी तक जितने भी जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं वो लेवल तक भी नहीं पहुँचे। और तीसरा वाला है सुपर इंटेलिजेंस, जो ह्यूमंस को भी, इंसान को भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ये तीन डिविजन्स किया जा सकता है। अभी अगर हम 10-20 साल पीछे चले जाएं तो हमको जो एआई के मॉडल्स मिलते थे वो बहुत बेसिक काम करते थे, जैसे फेस डिटेक्शन। चेहरा को एक छवि है, उस पे से निकालना है कि चेहरा किधर है। तो वहाँ इंसान हो सकते हैं या फिर कोई जानवर भी हो सकता है, लेकिन आपको चेहरा निकालना है। अब
वो ये भी हो सकता है कि कोई पूरे इमेज में कोई चेहरा है ही नहीं। तो एआई ऐसे काम करते थे। तो उसके बाद थोड़ा और एडवांस्ड हुआ, हम चेहरा निकालने में सक्षम हो गए। उसके बाद हमको जानना था कि वो चेहरा कौन है, उसके अंदर क्या है। तो ये होने लगा फेशियल रिकग्निशन कि चेहरे के अंदर कौन है। और इसके काफ़ी एप्लीकेशंस थे। आप इसको चोर को पकड़ सकते थे, आप एयरपोर्ट्स में कैमरा लगा के टेररिस्ट को पकड़ सकते थे। अभी 2017 में वासवानी के ये पेपर के बाद कुछ और साल लगे, फिर आ गया बहुत हाई एक्यूरेसी वाला जनरेटिव एआई। तो इसका मतलब मैंने चेहरे को तो देख लिया, मैंने चेहरे के अंदर कौन है समझ लिया, अभी मैं वापस इसको प्रकट के कर सकता हूँ क्या। एआई भी जनरेटिव एआई एक्चुअली एआई का ही एक पार्ट है, लेकिन जनरेटिव एआई वो पार्ट है जहाँ एआई का इन्फॉर्मेशन आप यूज़ करके आंसर्स भी तैयार कर सकते हो। पहले से आप एनालिसिस कर सकते थे कि किसका चेहरा है, मे बी अर्चित का चेहरा है, मे बी शुभ का चेहरा है, लेकिन आप वापस ड्रॉ नहीं कर सकते थे। जनरेटिव एआई आने के बाद आप वो भी कर सकते। कैन एआई रिप्लेस ह्यूमंस? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आप 20 साल पहले चले जाओ, आप देखो जब कंप्यूटर्स आ रहे थे, तो जब कंप्यूटर्स आए तो जो वर्कर्स पहले फैक्ट्रीज में थे, ऐसा नहीं हुआ कि उनको इमीडिएटली हटा दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया गया कि आप ये सीखो। क्योंकि जब नया कोई भी टेक्नोलॉजी आता है तो इंसान की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान ही उस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। तो एआई के साथ भी वही हो रहा है। तो कुछ जॉब्स होने वाले हैं जो चले जाएंगे, लेकिन बेहतर ईजियर जॉब्स आने वाले। तो आप उस तरीके से देख सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पर वो फील्ड में बेसिक नॉलेज लेना बहुत डिफ़िकल्ट था। एआई वो बेसिक नॉलेज सबको प्रोवाइड कर रहा है। तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन होगा, ह्यूमन ब्रेन का भी जो कंट्रीब्यूशन होगा इंटेलिजेंस का, वो बेसिक लेवल के ऊपर से होने वाला है। तो मुझे लगता है एआई आने के बाद सबका इंटेलिजेंस बढ़ेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन सबका सोच के दायरे ज़्यादा बनने वाले हैं। यस। तो क्यों एआई इम्पॉर्टेंट है आज? अगर आप एआई यूज़ नहीं कर रहे हो या बना नहीं रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि मैं वापस जाना चाहूँगा ये कंप्यूटर के टाइम पे जब ये शुरू हुआ था, तो स्टार्टिंग में तो आई थिंक कुछ फैक्ट्रीज़ में आए थे, उसके बाद स्कूल में आने लगे। अभी अगर आप देखो कोई भी फील्ड, वो मेडिकल से शुरू होके फाइनेंस, कंप्यूटर्स तो होना ही है। तो मुझे लगता है एआई भी ऐसे ही हर फील्ड में घुसने वाला है। अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो आप सिर्फ पीछे ही नहीं, बहुत पीछे रहने वाले हो। यस, इसको थोड़ा और एलॉबरेट करोगे आप? बिल्कुल। जैसे पकड़ लेते हैं हम हेल्थ केयर में। अभी हेल्थ केयर के काफ़ी अलग अलग फील्ड्स। कुछ हेल्थ केयर में जब कोई भी डॉक्टर एक पेशेंट को देखता है तो उसके काफ़ी पेपर वर्क होते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब कोई भी बीमारी एनालिसिस होता है वहाँ पर भी एआई बहुत हेल्प कर सकता है। तो अगर आप डॉक्टर हो, आपको अगर ये सब पता है, आप अपना टाइम बचा सकते हो। ये बचाने के बाद आप क्या करोगे ये आप पे है। आप ज़्यादा टाइम पेशेंट्स को दे सकते हो, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव कुछ कर सकते हो, या फिर आप अपने फैमिली को भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि इस टाइम के साथ आप क्या करोगे या फिर ये टाइम आपके लिए वैल्यूबल है कि नहीं, आप पीछे रह जाओगे। यस। तो एक तरीके से एआई आज के टाइम पे पार्ट एंड पार्सल है, या फिर अपने जीवन का रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अंग बन गया है। जिस तरीके से रोटी कपड़ा मकान है, वो फिर अपना एक भविष्य अग्रवाल जी ने कैप्स को एक इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जो अगली चीज़ आ गई है शायद आज वो एआई है। कह सकते हैं क्या ये? अपने साउथ इंडिया, तो एक साउथ इंडिया में अलग कहानी चल रही है, बट नॉर्थ इंडिया में लोग अलग तरीके से देखते हैं। बिजनेसेस स्टिल नॉट एडॉप्टेड चैट जीपीटी टिल नाउ। हाँ, मतलब अभी तक क्या हुआ है, एआई का जो यूज़ केसेस है वो थोड़ा चैट जीपीटी से थोड़ा लिमिटेड है। कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो दो चीज़ें मेरे हिसाब से हुआ है जिसकी वजह से फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। तो हमने थोड़ा, पूरी एआई कम्युनिटी ने अंडर एस्टिमेट किया था कि ये जो अगला शब्द को प्रेडिक्ट कर सकेंगे, इससे क्या क्या किया जा सकता है, और जिसके वजह से कुछ लोग थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन अभी मुझे लगता है कि बीच में ऐसे भी हवा कुछ आया था कि लोग एआई को थोड़ा ज़्यादा भी एस्टिमेट कर रहे थे, जिससे वजह से थोड़ा लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी होने लगा। अब जब लोगों ने यूज़ करना शुरू किया, उन्होंने देखा नहीं अभी तक वो लेवल तक तो नहीं पहुँचा है, तो उन्होंने छोड़ दिया, जो भी सही नहीं है।
क्योंकि अभी एआई और इंसान को हाथ पकड़ के थोड़ी देर तक आगे और जाना पड़ेगा, उसके बाद ही एआई खुद ही लेके जाएगा, तो वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ओके, कोई ऐसा टाइम तो नहीं आएगा टर्मिनेटर की तरह एआई अपन को ही मारने के लिए उतरा है? क्योंकि आजकल की बहुत सी मूवीज़ हैं जो ये सब बता रही हैं। देखिए मेरे हिसाब से ना वो टाइम 10 साल पहले भी था। मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, हाँ। जैसे काफ़ी कंपनीज है जो रोबोट्स बनाती हैं। मैं खुद मेरी पहली कंपनी फेशियल रिकग्निशन पे था, तो आप रोबोट्स के वहाँ पर प्रोग्राम कर ही सकते थे कि आप किसी इंसान को देखो उसको गोली मार दो, तो वो तो हो ही सकता था, वो पहले भी हो सकता था। अभी बिकॉज ट्रांसफॉर्मर्स के वजह से या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के वजह से एआई थोड़ा इंसान जैसे बर्ताव करने लगा है, तो मेरे हिसाब से वो बुरी बात नहीं है। लेकिन किसी का अगर इंटेंशन ख़राब होगा तो वो पहले भी डेंजरस था, अभी भी डेंजरस है। कोई भी टेक्नोलॉजी गलत हाथों में तो डेंजरस है। अपन एक चैट जीपीटी का ही एग्जांपल लेते हैं। तो चैट जीपीटी जब नया नया आया था, 1 साल पुरानी बात है, मंथ ऑफ अगस्त, तो मेरा एक कज़न है, ही इज़ वर्किंग इन गूगल, तो हम लोग ऐसे बैठे थे, तो थोड़ा गूगल वालों में ये है, उनके कल्चर में है, ये लोग थोड़े आगे रहते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ लाया था चैट जीपीटी का जेल ब्रेक, आपको शायद पता होगा जेल ब्रेक का एक छोटा सा कोड है स्निपेट, बस उसे डाल दो और चैट जीपीटी से आप जो बुलवाना चाहो, जो करवाना चाहो वो करता था। तो उसका फिर उधर पे कंट्रोल नहीं बचा था। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए ये थोड़ा होगा, एंड मतलब जितना टाइम बढ़ेगा हाँ तो ऐसे ऑप्शंस कम होंगे। हाँ कंप्यूटर्स भी जब पहले आए थे तब ऐसे ही हुआ था, और इसको रोकने से अच्छा बेटर काम ये है कि इससे थोड़ा सीखें। जितने सिस्टम्स अभी बढ़ेंगे इस पे सिक्योरिटी भी बेटर होगा, बट अभी भी जेल ब्रेक तो पॉसिबल है कोई भी मॉडल्स में। इस पे एक शब्द है हेलुसिनेशन बोल के, हेलुसिनेशन बोल के, जहाँ पर ऐसे आंसर्स आने लगते हैं जो अगर मैं ईजियर शब्द में कहूँ कि वो मतलब सिलेबस से बाहर आ गया। ऐसा कुछ चीज़ें हैं, और उसको मिटाया नहीं जा सकता। प्रिंसिपल कुछ लॉज हैं जिसके वजह से आप पूरे हेलुसिनेशन से मुक्त कभी भी नहीं हो पाओगे। लेकिन वो भी वही है कि अगर आपको सही चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है आप कर लो। करेक्ट। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या एआई जॉब्स भी रिप्लेस करेगा क्या? देखिए कुछ जॉब्स तो इवॉल्व हो रहे हैं और समय के साथ भी इवॉल्व होंगे, लेकिन मैंने जो जितना देखा है कि ये रिप्लेस नहीं कर रहे। जो जिस काम में अच्छा है उसका टाइम बचा रहे हैं। जैसे अगर कोई फिल्म मेकर है या कोई स्क्रिप्ट राइटर है, उसको मे बी एक बेस स्क्रिप्ट दे रहा है, ये अभी तक वो लेवल तक पहुंचा नहीं है कि उससे बेटर स्क्रिप्ट लिखे, लेकिन उसको एक बेस स्क्रिप्ट देने में उसके आइडियाज़ जो हैं उसको कैटलिस्ट की तरह हेल्प कर रहे हैं। तो ये चीज़ के लिए आई थिंक अभी एआई अच्छा है, लेकिन रिप्लेसमेंट मैं सोचता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ ऐसे कि अगर आपने यूज़ नहीं किया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जो बंदा यूज़ कर रहा है वो इतना आगे निकल जाएगा आप देख भी नहीं पाओगे उसको। तो इंटरनेट पे अभी क्या है कि एआई का ओवर हाइप हो गया है, एआई से लोगों को डराया जा रहा है, तो आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, डराया तो जा रहा है, ये तो सच है। हाँ मैंने काफ़ी वीडियोस ऐसे देखे हैं जहाँ पर एक तो ये मैसेज डाला जा रहा है कि एआई जॉब्स रिप्लेस कर रहा है एंड आप पीछे जा चुके हो। मे बी शायद डायरेक्टली नहीं कह रहे, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि यही इम्प्लाई कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर आप कोई भी एआई के टॉप लोगों को देखिएगा, आपने अगर एंड्रू एनजी को देखा, यान लेकन जो मेटा के एआई के हेड है उनको देखा, तो वो तो यही कहेंगे कि अभी भी आपकी बिल्ली एआई से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो कि सच है। काफ़ी काम वो कर सकती है जो आपके एआई नहीं कर सकते। कुछ टास्क पे अच्छे हुए हैं, लेकिन ये ओवर हाइप मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसके वजह से क्या होता है कि क्योंकि वीडियो कंटेंट अभी बहुत पावरफुल है, तो इसके वजह से ये पूरा इकोसिस्टम का एक्सपेक्टेशन गलत होता है, जिसके वजह से हर कोई जो इस इकोसिस्टम में इन्वॉल्व है, मतलब इन्वेस्टर से शुरू होकर रिसर्चर्स, सब कोई थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं एंड उसी डायरेक्शन में जाने शुरू करते हैं। इनफैक्ट मैंने तो काफ़ी रिसर्चर्स को, जो काफ़ी जाने माने रिसर्चर्स हैं, लास्ट वीक का ही रिपोर्ट है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने काफ़ी कहा है कि
ओपन एआई ने काफ़ी डिससर्विस भी किया है, क्योंकि अगर आपको एजीआई या सुपर इंटेलिजेंस के तौर जाना है तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या चैट जीपीटी ये डिस्ट्रैक्शन है, इस रास्ते से आप नहीं जा सकते। Okay. तो काफ़ी डिससर्विस इसमें भी हुआ है। आई नो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हुआ है, लेकिन मतलब मुझे लगता नहीं है कि ये सही है। ओके, AGI क्या है? एजीआई एक्चुअली अभी भी एक कॉन्सेप्ट ही है, जिस पे काफ़ी लोग मानते हैं, काफ़ी लोग नहीं मानते हैं। ये एक सोच सकते हो कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, इसको कहा जाता है। आपके मतलब उस पे सिर्फ चैट जीपीटी अभी करेंटली क्या करता है, कोई भी टास्क आप छोटा मोटा दे दो, मे बी कोई कोड बनाना है, कुछ बनाना है, तो उसका आंसर दे देता है, लेकिन उसमें सोचने का कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन जिसके पास आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस होगा, उस पर ह्यूमन लेवल कैपेबिलिटीज़ होने वाले, तो वो सोच के और समझ के आपके आंसर्स देंगे। अभी इसके विपक्ष में जो लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस तो कभी जनरलाइज है ही नहीं। अगर कोई भी टॉपिक पे बात करने को कहा जाएगा, कोई भी इंटेलिजेंट टॉपिक भी, आप अलग से कहोगे, मैं अलग से कहूँगा, तो जनरल कैसे हो गया? तो ऐसा कौन सा मॉडल आ सकता है जो दोनों का आंसर दे सकता है? क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादातर चीज़ों में ब्लैक एंड वाइट आंसर्स नहीं होते, तो ये मॉडल कैसे बनेगा? मतलब हाँ, जो आपने एक बात कही वो सही कही कि आप उस बात को अलग कहोगे, मैं अलग कहूँगा कि बायसनेस है कहीं ना कहीं। तो उस बायसनेस को कोई भी मॉडल ख़त्म कर ही नहीं सकता। कोई मॉडल भी आज अपन ओपन एआई का, चैट जीपीटी का, वो GPT-4 है, तो वो भी बायस है कुछ आंसर्स के लिए टिल नाउ। हाँ, मतलब देखिए, ये मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट है, इसको बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ कहते हैं। ओके। अगर आपने बायस बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो आपका वेरिएंस ख़राब हो जाएगा। जैसे Okay. आपके आंसर्स अगर बहुत अर्जित से मिलने लगे, हाँ। फिर आपका जो वेरिएशन है, मतलब वो आंसर्स मेरे से नहीं मिलने वाले, वो आंसर्स दूसरे लोगों से नहीं मिलने वाले, तो आपका वेरिएंस ख़राब हो गया। Correct. तो अगर आप बहुत वेरिड आंसर देने वाले हो कि सबके लिए चलेगा, एक जनरलाइज सेट, तो उस पर बायस ख़राब हो जाएगा। तो ये ऐसा चीज़ है जो ख़त्म करना मतलब मैथमेटिकल फाउंडेशंस के अगेंस्ट है, जिसके वजह से काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं। ओके, तो अभी कोई ऐसा ऐप या फिर कोई वेबसाइट या कोई सर्विस आई है जो AGI का यूज़ कर रही है प्रॉपरली, फुल फ्लैज? नहीं, अभी एजीआई मेरे हिसाब से थोड़ा दूर है। अच्छा। अभी उस पर टाइम लगेगा। लेकिन काफ़ी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ टेक्स्ट पे नहीं, काफ़ी और डोमेन्स पे, क्योंकि इंसान भी जैसे सीखता है, सिर्फ सीक्वेंशियली टेक्स्ट से नहीं सीखता, जैसे चैट जीपीटी आंसर्स देता है। हाँ। वो सुन के सीखता है, देख के सीखता है, सोच के सीखता है। उस पे काम कर रहे हैं ताकि ये अलग अलग जो हमारे सेंसेस हैं, इनको एक साथ दुनिया को समझने में और उसके बाद आंसर्स देने में हेल्प कर सके। करेक्ट। तो जैसे सैम एल्टमैन है और अपना टेस्ला के फाउंडर्स इलॉन मस्क, इन दोनों के बीच में वार चल रही है क्या? इसके बारे में ये कहना मुश्किल है या फिर? देखिए, इस पे सोर्सेज तो इंटरनेट पे ही ज़्यादा अवेलेबल है। लेकिन मेरे जो समझ है उस पे ये था, क्योंकि इलॉन मस्क भी थे ओपन एआई के को फाउंडर इनिशियल स्टेजेस पे, एंड जब ओपन एआई ने नॉन प्रॉफिट से फॉर प्रॉफिट शिफ्ट किया, तो उसके अगेंस्ट थे इलॉन मस्क। और सैम ऑल्टमैन का कहना कुछ और था कि इलॉन को ज़्यादा कंट्रोल चाहिए था। लेकिन अगेन ये सब इंटरनेट के ही स्टोरीज हैं। हमने सैम ऑल्टमैन के बायस्ड आंसर्स और इलॉन मस्क के बायस्ड आंसर्स सुने हैं, इसमें वेरियंस कितना है हमें पता नहीं है, तो उस पर देखना पड़ेगा। करेक्ट। यस, तो द थिंग इज़ कि नाउ मुझे ये बताइए, आपका जो विजुअल डब ऑर्गेनाइजेशन है या स्टार्टअप है अभी, तो ये क्या करता है? तो देखिए, मैं एकदम शुरू से स्टार्ट करता हूँ। तो हमारे को फाउंडर्स में मेरा एक दोस्त है, उसका नाम अंजन है। तो उसको कोरियन सिनेमा देखना बहुत पसंद है। अच्छा। लेकिन वो तो उसको समझ में हिंदी आती है या फिर इंग्लिश आता है, तो वो इंग्लिश में ही डब मूवीज़ देखता है। तो इस पर एक बड़ा प्रॉब्लम है। अभी वो जो कोरियन एक्टर है, हमें तो पता नहीं उसका वॉइस कैसा है, लेकिन हमें दिखता है कि वो जो बात कर रहा है, उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं, वो डबिंग के साथ मैच नहीं कर रहे। इसके वजह से आप उसको कभी भी ओरिजिनल कंटेंट के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं करोगे। अब मेरे जैसे बंदे जो भी डब मूवीज़ देखते हैं, बट मैं तभी देखता हूँ, जैसे मनी हाइस्ट देखा है मैंने, स्क्विड गेम्स देखा है, मैंने इसलिए देखा है क्योंकि वो फेमस है। बट मैं नॉर्मल टाइम में नहीं देखूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अलग है।
अब विजुअल डब बनाया गया था ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे ऑडियो डबिंग में आप दूसरे लैंग्वेज पे आप जब जा रहे हो, कोई दूसरे आदमी जिसको वो लैंग्वेज आता है वो डबिंग करता है। विजुअल डब क्या करता है, इंसान के चेहरे का एक्सप्रेशंस वीडियो में चेंज कर देता है ताकि लगे वो खुद ही बात कर रहा है। मतलब अगर आप मिशन इम्पॉसिबल देख रहे हो, आप देख सकते हो कि टॉम क्रूज हिंदी में आपके साथ बात करेगा। करेक्ट। और वो इतना रियलिस्टिकली करेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि उसने बात नहीं की है। करेक्ट। तो आप लोगों का जो सेक्टर है, यू आर सर्विंग टू द B2B, तो आपने B2B क्यों चूज़ करा था? B2C में भी तो आप लोग कर सकते थे। हमने प्राइमरली B2B इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमने जैसे सोल्यूशन बनाया है, हाँ। हमने सोल्यूशन से स्टार्ट नहीं किया था, हमने पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि B2B सेक्टर में इसका नीड सबसे ज़्यादा था। काफ़ी मूवीज़ हैं जिस पे एक्टर मल्टीपल टाइम्स एक्टिंग करता है ताकि हर लैंग्वेज में लगे उसने खुद एक्टिंग किया है। अगर आपने रॉकेटरी मूवी देखा है माधवन का, तो माधवन को तो तमिल और हिंदी दोनों आती है, इसलिए उन्होंने एक्टिंग किया है वैसे। लेकिन शाहरुख को तमिल नहीं आता, तो अगर आप देखोगे तमिल वर्जन उसमें शाहरुख है ही नहीं, उस पर तमिल एक्टर सूर्या है। तो सोचो सेम सीन के लिए दोनों एक्टर को कास्ट करना बहुत चार्ज हो जाता है। हाँ। तो मैं कुछ दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा। जैसे एक एडवर्टाइजमेंट था अल्ट्राटेक सीमेंट का। एडवर्टाइजमेंट दुनिया में भी सिमिलर है, उसमें शाहरुख सर ने एक्टिंग किया है, टीवी में भी काफ़ी आता है, तो उन्होंने हिंदी में पूरा एक्टिंग किया है। तो उसके बाद विजुअल डब यूज़ हुआ था उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज करने के लिए ताकि लगे कि वो पूरा एड इंग्लिश में शूट हुआ है। करेक्ट। तो इसका एडवांटेज ये है कि आपका पूरा रीशूट का कॉस्ट बच गया, पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट बच गया, लेकिन आप इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस को भी ऐसे केटर कर पाए कि उन्हें लगे यार कंटेंट तो मेरे लिए बना है। करेक्ट। तो ये एक एडवांटेज है। क्योंकि देखिए मैं भी जैसे सोचता हूँ कि करेंटली कुछ लिमिटेशंस हैं जिस पे इंसान का कैपेबिलिटीज़ आ जाता है। जैसे कोई भी वीडियो जब रिलीज़ होता है तो उसके वो भी बहुत बायस्ड होता है क्योंकि उसके दो लिमिटेशंस होते हैं। एक होता है कि किस भाषा में रिलीज़ हुआ है, उसी भाषा के लोग सबसे ज़्यादा उसको पसंद करेंगे। सेकंड है कि कितना देर तक वो रेलेवेंट है। अगर जैसे हम अभी AI के बारे में बात कर रहे हैं, 50 साल बाद कुछ और के बारे में बात करेंगे। सही बात है। तो उसका कुछ टाइम लिमिट तक भी लिमिटेड होता है। लेकिन अगर आप वो डायलॉग चेंज कर दो, उसका भाषा चेंज कर दो, आप दोनों का ही सीमा बढ़ा सकते हो। तो विजुअल डब ये इनेबल करता है। तो शाहरुख खान या कोई भी एक्टर तमिल ऑडियंस के साथ बेटर कनेक्ट कर सकता है, इंग्लिश ऑडियंस के साथ बेटर कनेक्ट कर सकता है। इंग्लिश तो खैर शाहरुख सर को आती है, लेकिन टॉम क्रूज को तो हिंदी नहीं आती, बिहारी नहीं आती। सही बात है। हाँ, तो ये हमारा टेक्नोलॉजी इनेबल कर सकता है। ओके, तो आप लोग भी ChatGPT यूज़ करते हो बिहाइंड द सीन्स? नहीं, ChatGPT ये नहीं कर सकता। हमने जब स्टार्ट किया था तब तो ये वेव था ही नहीं। हाँ। तो हम 4 फाउंडर्स हैं, तो हमारी एक्सपर्टीज़ AI में ही है। तो हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उस पर इनपुट भी एक वीडियो जाता है, आउटपुट भी वीडियो ही निकलता है। ओके। और हम चेहरे का एक्सप्रेशंस ऑडियो को यूज़ करके चेंज करते हैं। और ये पूरा एंड टू एंड मॉडल्स हमने खुद ही बनाया है। सब कुछ इस पर प्रोप्राइटरी है। ऐसा नहीं कि मतलब प्रोप्राइटरी बनाने ही निकले थे, लेकिन था नहीं, अभी भी नहीं है। क्योंकि ये जो क्वालिटी कंटेंट है, आपको पता होगा, जो टीवी पे जाता है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। करेक्ट। तो आप अगर कुछ चेंज कर रहे हो, बाकी सीन के साथ भी तो मर्ज होना चाहिए। सिंक्रोनाइज होना बहुत मुश्किल है, और हाँ, वो 8K के ऊपर ही जाता है। हाँ, और सिर्फ वही नहीं, आप किस फॉर्मेट पे काम कर रहे हो। 4K 8K तो रेजोल्यूशन है। लेट्स से अगर प्रोरेस फॉर्मेट है, तो हमने जो एल्गोरिदम बनाया है वो EXR फाइल्स पे काम करता है। जिसके वजह से पूरा आपका जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो रिटेन होता है। आप अगर सिनेमा हॉल में भी चलाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कि कहाँ पर चेंज हुआ है। करेक्ट। तो यही मेन चीज़ जो हमने खुद बनाया है, और इसलिए बनाया था क्योंकि हमें देखा था कि ये टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली अभी जब हम लोग ज़्यादा दूसरे लैंग्वेजेस के, दूसरे देश के कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। यस, मिस्टर बीस्ट ने भी अपना जो चैनल लॉन्च करा है वो हिंदी में कर दिया, बट उसकी भी आई होप सो कि वो आपको कांटेक्ट करने वाले कुछ दिन में। आई होप सो। मैक्सिकन तो उन्होंने लॉन्च किया था। हाँ, और हिंदी वाला जो है, उनकी हिंदी है ना थोड़ी सेकंड क्लास पास वाला बंदा है, वो बोलता है, वो डब करता है। वो ये कि शुरू तो वैसे ही होता है। हाँ, शुरू वैसे ही होगा। आई थिंक धीमे धीमे करके वो आएगा। तो जिसके वजह से हमने शुरू किया था प्राइमरीली एडवर्टाइजिंग और मूवी की दुनिया से, क्योंकि वहाँ पर डबिंग बहुत साल से हो रहा है।
डबिंग ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। तो आपका जो लास्ट माइल था, लास्ट जो चीज़ था कि यार ये डब तो हो गया, डबिंग क्या सॉल्व करता है? आपका कॉम्प्रीहेंशन, मतलब आप समझ पा रहे हो क्या क्या बोला जा रहा है, करेक्ट। बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए, मतलब सबटाइटल नहीं दिखे। लेकिन अगर आपको इसको पूरा अमेजिंग बनाना है, मतलब ऐसे लगे कि उसी लैंग्वेज में शूट हुआ है, फिर विजुअल डब का ज़रूरत पड़ेगा। और कंटेंट क्रिएशन का दुनिया जो है वो धीरे धीरे करके, आपने जैसे मिस्टर बीस का नाम लिया, और भी एक दो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ये शुरू कर रहे हैं उनके रीच बनाने के लिए, क्योंकि टाइम तो सीमित है, आपको पता होगा। सो सिमिलर टाइम में अगर ज़्यादा लोगों को रीच कर पाए, उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। हम भी सोचेंगे कि अपना कंटेंट इंग्लिश में निकाल सके लेटर ऑन। वो तो है। क्या मतलब आपका जो ये प्रोडक्ट है विजुअल डब, इसको क्या पॉलिटिकल पार्टीज भी यूज़ कर रही हैं क्या? हमको लास्ट इलेक्शन से पहले काफ़ी क्वेरीज आए थे, लोकसभा इलेक्शन में लास्ट, हाँ हाँ काफ़ी क्वेरीज आए थे। यस। बट आई थिंक उसके बाद कुछ मैसेजेस आई थिंक आए थे कि आप वोटर्स को कांटेक्ट नहीं कर सकते, दिस दैट। उसके बाद वो कॉन्वर्जेशन थोड़ा होगा, बट पॉलिटिकल पार्टी से काफ़ी इंटरेस्ट वगैरह आते क्योंकि हैं। मैं एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। इस साल हमने इलेक्शन टेक पे भी बहुत से पॉडकास्ट करे, तो उसमें एक था कि नरेंद्र मोदी जी भी जी टेक एआई का यूज़ कर रहे हैं। अपना जो आप विजुअल डब कर रहा है आपका प्रोडक्ट सेम टू सेम, उनकी आवाज़ भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में गई है, बिकॉज इंडिया में जो जितनी 14 लैंग्वेजेस हैं रीजनल लैंग्वेजेस, 22 सॉरी 22 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो उन 22 लैंग्वेज में उन्होंने अपनी वॉइस को डब कराया या फिर एक तरीके से पूरा का पूरा उस तरीके से सिंक्रोनाइज करा है कि वो लग रहा है कि वो असली तमिलियन की तरह बोल रहा है, असली कन्नड़ा की तरह बोल रहा है, असली तेलुगु भाषी की तरह बोल रहे हैं। तो कभी भी मतलब आप किसी भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप उसको कम्युनिकेशन ही पकड़ लो। कोई एडवर्टाइजर जब कोई मूवी बना रहा है वो भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहा है, कोई ब्रांड जब अपने दर्शकों के लिए कुछ बना रहा है वो भी कनेक्ट ही कर रहा है। यहाँ पर भी अपने पॉलिटिशियंस अपने वोटर्स के साथ कनेक्ट ही कर रहे हैं, तो वो हमेशा चाहेंगे कि हर वोटर या हर कस्टमर को लगे कि उसी के साथ बात हो रहा है। तो कोई भी कोशिश करेगा कि वो डिस्कनेक्ट कम होते जाए, और वीडियो और ऑडियो ऐसे एक माध्यम है जिससे आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था, तो एक चीज़ है जिसको मोमेंटम मार्केटिंग कहते हैं। मोमेंटम मार्केटिंग मतलब अभी कुछ हुआ है, अगर आपने उसी के ऊपर ऐड या कंटेंट बनाया तो लोग ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि वो अभी रेलेवेंट है बहुत ज़्यादा। तो कोको कोला ने हमको यूज़ किया था उनका ब्रांड थम्स अप के लिए, जहाँ पर उनके एसेट थे हर्षा भोगले। तो अभी वो क्या कर रहे थे, मैच ख़त्म होने के इमीडिएट बाद 15 मिनट के अंदर वो हर्षा भोगले की एक वीडियो रिलीज़ कर रहे थे जिसपे वो मैच पे क्या हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे बुमराह ने क्या बॉलिंग किया, हिटमैन ने क्या सेंचुरी मारा, वो भी विजुअल डब के थ्रू ही हुआ था। तो पहले क्या हो रहा था, उनका एक वीडियो फुटेज था पहले तो वो फुटेज हमारे पास है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका वॉइस क्लोन किया, और उसके बाद विजुअल डब किया। इसका मतलब आप कोई भी डायलॉग, एक पुराना फुटेज जो आपका है जिस पे आप कुछ भी बात कर रहे थे उस पर आप चेंज कर सकते हो, एंड ये आप इतना जल्दी कर सकते हो ताकि वो रेलेवेंट रहे, एंड लोग उसको देख भी रहे थे, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट जैसे तो लग नहीं रहा है, ये तो अभी हुआ है, अभी हमने बांग्लादेश को हराया है, इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। इसका मज़ा भी, मतलब हमें भी करने में बहुत मज़ा आया था, लेकिन ये कैंपेन भी मुझे बहुत पसंद था। तो कल के दिन मान लो कि इफ़ आई एम यूजिंग योर प्रोडक्ट, तो मेरी एक बार वीडियो शूट होती है, उसके बाद मैं कभी भी मेरी टीम, मेरी वीडियो एडिटर उसमें डेटा डालेगी और उस टाइप का कंटेंट बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। और इसका एडवांटेज जो स्पेसिफिकली विजुअल डब का है, ये रोबोटिक नहीं बनेगा। आप अगर देखोगे कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर लोग अवतार यूज़ करते हैं बात करने के लिए, जो एकदम स्ट्रेट होके बात करते हैं, ऐसा नहीं। आप कुछ भी वीडियो बना लो, मतलब जैसे आप बात करते हो, बात करो तो आपका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, आपका वॉइस भी चेंज हो जाएगा, आप क्या बोल रहे हो वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस पे आपका ऑथेंटिक जो रियलनेस है वो भी रहेगा, और मतलब लोगों को लगेगा नहीं कि ये AI है। करेक्ट। इसमें पीपल आर यूजिंग लियोनार्डो नाउअडेज कि उस काम के लिए करने के लिए B2C सेगमेंट में। तो आप लोग भी B2C में कब आ रहे हो? अभी तो फोकस B2B पे ही है, वेरी ऑनेस्टली। फिर बाद में मतलब कि लैंडस्केप तो चेंज होता है, पता नहीं है कहाँ पर जाएंगे, लेकिन करंट फोकस B2B पे ही है, क्योंकि हमने देखा है कि लोगों के डिमांड्स जितना है अभी वो फिलफिल करने के लिए ही हम
ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे जो करंट कस्टमर्स हैं उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दे पाए। उसके बाद स्केल तो एक टाइम के बाद आ ही जाता है। ओके, और अभी आपकी कंपनी का वैल्यूएशन क्या चल रहा होगा? वो मैं अभी नहीं वो नहीं बता पाओगे? और रेवेन्यू या कुछ शेयर करोगे आप? पब्लिकली नहीं करूँगा। पब्लिकली नहीं करोगे। कस्टमर्स? हाँ, कस्टमर्स तो काफ़ी है हमारे, क्योंकि हम B2B है, हमारे अभी 26+ ग्लोबल ब्रांड्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं। ओके। अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन के काफ़ी ब्रांड्स हैं, जैसे अमेज़ॉन पे है जिसका हीरो आयुष्मान खुराना है, अमेज़ॉन फ्रेश है जहाँ पर मनोज बाजपेयी सर है, फिर आपके अमेज़ॉन फैशन है जिस पे आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे है, और फिर अमेज़ॉन डेली है जिसमें मोना सिंह थी, और उसके अमेज़ॉन को छोड़ के आपका ब्रिटानिया है जिन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़ की है, जहाँ पर रवि शास्त्री है, फिर पंकज त्रिपाठी है, और काफ़ी बहुत सारे लोग हैं। ऐसे Dream11 है, ऐसे काफ़ी ब्रांड्स और काफ़ी स्टूडियोज़, HP है जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर चुके हैं। हाँ, और इस साल हम मूवी में भी जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद ही आपको अनाउंसमेंट थिएटर के पहले? हाँ, थिएट्रिकल मतलब मिलेगा, सुनने को मिलेगा। ओके। जहाँ पर मूवीज़ भी यूज़ कर रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजीज़ और ज़्यादा ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। तो शाहरुख खान का ऐड भी आपने शायद बनाया? हाँ, वो अल्ट्राटेक सीमेंट का था वो। अच्छा। तो उस पर तो आई थिंक सबका परमिशन ऑब्वियसली चाहिए होता था, एंड सबने परमिशन दिया था। तो सबको ही वो पसंद आया था। अगर आप वो ऐड देखोगे आप समझ नहीं पाओगे कि उस पर कुछ भी AI हुआ है। और हमारा मोटो हमेशा यही रहा है कि आप कोशिश करो कि जितना ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सको इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे जहाँ पर AI ना दिखे, क्योंकि अगर AI दिखा फिर तो वैल्यू नहीं है। क्योंकि आप सर्व कर रहे हो B2B सेगमेंट में जहाँ पर ये फिल्म स्टार्स हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं, तो इनका चेहरा काफ़ी बड़ा IP है। तो आप इस पे अगर काम करोगे तो आपको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा इनका चेहरा का जो IP है उसको। तो हम उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि वहाँ पर सोल्यूशन बहुत फ्लॉलेस और बहुत हाई क्वालिटी हो। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट जनरेटिव AI का रोड मैप। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर मैं हूँ, तो आई एम वर्किंग एज अ प्रोडक्ट मैनेजर इन XYZ ऑर्गेनाइजेशन इन बेंगलुरु। मुझे जनरेटिव AI पढ़ना है, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? बेसिक्स से क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी? प्रीरिक्विजिट क्या होनी चाहिए, वहाँ से आप बताओ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि हमने जब शुरू किया था तो मुझे लगता है हमें कुछ एडवांटेजेस थे, क्योंकि AI इतना आगे नहीं निकल चुका था, तो हमको ज़्यादा टाइम मिला था कुछ कोर्सेज करने में, कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट सीखने में। तो अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर के हिसाब से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आपको कोडिंग तो अच्छे से आता है, तो मेरे हिसाब से जो अप्रोच होना चाहिए वो है कि आप बहुत जल्दी से ओपन सोर्स पे जितने भी सोल्यूशंस अवेलेबल है उसको ट्राई करना शुरू कर दो। हगिंग फेस पे जाओ, वहाँ पर काफ़ी मॉडल्स डिप्लॉयड हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो पसंद आता है, मे बी वो इमेज है, मे बी वो वीडियो है, मे बी वो ऑडियो में है, या मे बी टेक्स्ट में है, आप उसको पहले सेलेक्ट करो क्योंकि इंपॉर्टेंस है, आपको इंटरेस्ट आए। उसके बाद उसको थोड़ा यूज़ करो, समझो कि उसके लिमिटेशंस क्या है। उसके बाद डीप जाओ कोर्सेज में, लेकिन शुरू तो कोडिंग से ही करो। आपका जो स्ट्रेंथ है उसी से करो। ये अगर 5 साल पहले आप मुझसे पूछते, मैं कहता मैथमेटिकल फाउंडेशन से करो, बट अभी वो थोड़ा डिफ़िकल्टी है। आप शुरू कोडिंग से करो, फिर आपका जब एक्सपर्टीज़ आ जाएगा, अब जब ये मॉडल्स अच्छे से यूज़ कर पाओगे, फिर आप स्लोली करके कुछ सब्जेक्ट्स, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर अलजेब्रा, ये सब में भी देखना शुरू कर दो। श्योर। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो किसी को कोडिंग नहीं आती है, तो उसके लिए क्या वो जनरेटिव AI सीख सकता है, या फिर बस वो जनरेटिव AI को यूज़ ही कर पाएगा? मेरे हिसाब से शुरू तो यूजेज से ही करना चाहिए। ओके। फिर उसको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, उसको समझ में भी आएगा कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो मैजिक देखने के बाद ही हमारे अंदर वो इंटरेस्ट जागता है, वो कीड़ा पैदा होता है। तो मेरे हिसाब से वो पहले शुरू करें यूज़ करना, क्योंकि वो पहला स्टेप है। उसके बाद, क्योंकि जिनको कोडिंग नहीं आता उनके लिए टॉप डाउन अप्रोच बेस्ट है। उनका जो डोमेन है, उनका जो इंटरेस्ट है, उसी से पहले स्टार्ट करें, फिर एक स्टेप नीचे जाए। अभी थोड़ा एडवांटेज भी हो गया है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें पाइथन में ही हैं। आप पाइथन, पाईटॉर्च में ही देख लोगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें कवर्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लैंग्वेजेस आपको सीखना है। करेक्ट। तो ये मेरे हिसाब से यही अप्रोच होना चाहिए। ये अप्रोच रहना चाहिए। तो पहले मतलब कोडिंग आना चाहिए किसी को भी।
नहीं, मतलब वही है कि आप नेक्स्ट स्टेप तभी लो अगर आपको लगे कि मुझे ये चाहिए। आप शुरू करो यूज़ करने के लिए, यूज़ करने को जिस पे आपको ज़्यादा नॉलेज ज़रूरत नहीं है कोडिंग का, थोड़ा बेसिक ज़रूरत है अगर आप ओपन सोर्स यूज़ करना चाहते हो। फिर धीरे धीरे करके एक स्टेप ज़्यादा लो, और वो तभी आएगा जब आपको इंटरेस्ट आएगा। लेकिन शुरू अगर आप मैथ्स से करोगे फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है आपके लिए। अच्छा, मैथ्स पढ़ना पड़ेगी। मैथ्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं जो पढ़ना पड़ता है? मेरे हिसाब से अगर आपके पास वो एडवांटेज है कि आप अभी कॉलेज लेवल पे हो, या फिर आपने कोडिंग काफ़ी अच्छा कर रखा है, फिर आप मैथ्स पे फोकस कर सकते हो। जैसे वेक्टर अलजेब्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, प्रोबेबिलिटी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो कंसेप्ट मेजॉरिटी चीज़ें तो आपके कवर कर लेंगे। उसको छोड़ के कुछ किताबें हैं, कुछ कोर्सेज हैं। जैसे मुझे अभी भी याद है IISc के एक बहुत पर्टिकुलर कोर्स था, पैटर्न रिकग्निशन, प्रोफेसर शास्त्री का कोर्स है, वो अभी भी यूट्यूब में अवेलेबल है, NPTEL नाम के। अगर आपने वो पूरा कोर्स कर लिया तो आप काफ़ी कुछ मतलब चीज़ें समझ जाओगे, क्योंकि वहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी सब कुछ कवर्ड है। ओके अभी भी जो जनरेटिव AI के बेसिस हैं, ज़्यादातर चीज़ें वहीं से आपको मिल जाएंगी। ओके, तो जनरेटिव एआई में मोर है कि एपीआईज को यूज़ करके काम करना है आपको, या फिर एलएलएम मॉडल्स पे काम करना है? देखिए उनका बिल्टअप, मतलब एलएलएम मॉडल्स का बिल्टअप बनाने पे ज़्यादा फोकस करना है, या फिर जो ऑलरेडी एपीआईज हैं? क्योंकि जैसे शायद आपका एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक कॉम्पिटिटर भी नहीं कह सकते, इनवीडियो है। तो इनवीडियो बैकएंड में ChatGPT की एपीआईज यूज़ करता है, उसके थ्रू वो वीडियो डायरेक्टर बना रहा है, उसमें आप प्रॉम्प्ट डालो और आपको एक वीडियो जनरेट होकर आ जाती है। तो वो लोग APIs यूज़ कर रहे हैं, बट आप लोगों ने मॉडल बनाया है। और बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ जिन्होंने एक बंदा है, ही इज़ फ्रॉम माई सिटी भोपाल, तो उसने सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई है, अभी इंडिया में उसी ने बनाई है। तो उसने भी मॉडल खुद ही बनाया था, उसने वही 6 साल पहले 2015-16 में उसने भी स्टार्ट करा। तो आप इस चीज़ को क्लियर करोगे कि मॉडल्स पे काम ज़्यादा हो रहा है या फिर APIs को यूज़ करना आना चाहिए आपको? मेरे हिसाब से ना, मैं एक हाँ कोट करना चाहूँगा। हाँ मैंने एक डिस्कशन देखा था सैम ऑल्टमैन और इलॉन मस्क का। हाँ तो उस पे ना इलॉन मस्क ने बहुत क्लियरली कहा था कि आप दो तरीके से चीज़ों से लोगों का हेल्प कर सकते हो। एक तो आप ऐसे एक चीज़ बनाओ जो थोड़ा काम आए बहुत लोगों का, जो ज़्यादा जनरलाइज्ड हो, या फिर आप ऐसी चीज़ बनाओ जो बहुत ज़्यादा काम आए कुछ लोगों का। आप दोनों साथ में नहीं कर सकते, ये वापस वो बायस वेरियस ट्रेड ऑफ हो गया। तो अगर आप API से काम कर रहे हो तो आपका मॉडल पे कंट्रोल नहीं रहने वाला। अच्छा तो आप हमेशा, क्योंकि किसी और ने वो मॉडल बनाया है, उसका लिमिटेशंस क्या है, वो क्या डेटा पे बना है, उसका क्या आर्किटेक्चर है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। अगर आप वो यूज़ कर रहे हो तो आपको अगेन स्केल मिलेगा क्योंकि आप API से कर रहे हो। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक मॉडल पे फोकस करोगे तो जो कस्टमर का फीडबैक है आप डायरेक्टली उसके अंदर डाल पाओगे, तो वो मॉडल आपके हिसाब से चेंज होगा, आपके बिजनेस के हिसाब से चेंज होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लेयर पे काम कर रहे हो। वो एप्लीकेशन लेयर बन गया जहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन बनाया, प्रोडक्ट बनाया है कोई एग्जिस्टिंग उस पर ऊपर, और दूसरा बन गया कि आप रिसर्च पे खुद काम कर रहे हो क्योंकि आप जो कर रहे हो वो बहुत स्पेसिफिक है और कोई और नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर से डिसीजन लेना चाहिए। नहीं, तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि मान लो कि जनरेटिव एआई के जो मॉडल्स हैं वो फीडबैक मैकेनिज्म पे चलते हैं क्या? मोर अबाउट देखिए, आप जो फीडबैक लूप की बात कर रहे हो, हाँ वो भी आप कैसे वो लूप बनाओगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो लूप ऐसा है कि हर एक सोचो आपने कोई गलत आंसर दिया, उसके बाद मॉडल कैसे पेनल्टी लेगा वो आप ही लिखते हो। तो आपका मॉडल कैसे इम्प्रूव करेगा और मेरा मॉडल कैसे इम्प्रूव करेगा ये अलग होने वाला है, क्योंकि आपका लॉस फंक्शन मेरा लॉस फंक्शन अलग होगा। अब लॉस फंक्शन क्या है, कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल जब आप ट्रेन करते हो तो आप किस तरीके की उसको पेनल्टी लगाओगे गलती करने पे, उसको लॉस फंक्शन कहते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपका बिजनेस या फिर आपका जो गोल है उसके हिसाब से कौन सा लॉस फंक्शन बेटर है। तो आपका जो मॉडल है, फॉर एग्जांपल जैसे एंट्रोपिक का जो मॉडल है या फिर परप्लेक्सिटी का जो मॉडल है, ChatGPT का जो मॉडल है, ये अलग भी मतलब विद टाइम इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट सबका सेम नहीं है, अलग है। ये भी पॉसिबल है कि अभी GPT बेस्ट है, कल एंट्रोपिक बेटर हो गया, ये भी पॉसिबल है, लेकिन सब अपने हिसाब से इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जो लर्निंग्स भी है वो भी उसके हिसाब से ही है।
तो आपके हिसाब से कहने का मतलब ये है कि मार्केट में अगर आपको कोई नया कुछ बनाना है आउट ऑफ द बॉक्स, सो यू नीड टू वर्क ऑन द मॉडल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एपीआईज। हाँ, मतलब मैं इसको ना वर्टिकल रिसर्च के तौर से कह रहा हूँ कि हाँ। आपको अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू किसी को देना है हाँ। और हम जिस मार्केट पे काम कर रहे हैं वो मार्केट अभी बन रहा है, वो मार्केट अभी बन रहा है, तो उस पर क्या चेंजेस होने वाले हैं, स्पेशली वीडियो एआई का मार्केट वो अभी भी तैयार हो रहा है। तो मेरे हिसाब से वहाँ पर आप जितना नीश कंट्रोल दे पाओगे उतना बेटर है, क्योंकि हम इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे जो वीडियोस देखते हैं, अगर आप उसके अंदर नीचे कमेंट्स देखोगे, फिल्म मेकर प्रोडक्शन हाउस का कमेंट देखना, वो ज़्यादा इंप्रेस नहीं होते। वो देख के कहेंगे, मैं कंपनी का नाम नहीं कहूँगा, मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, एक बड़ी कंपनी है इमेज से वीडियो बनाती है, बहुत अच्छे वीडियोज़ है, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बट नीचे फिल्म मेकर कोई था या पोस्ट प्रोडक्शन हाउस से कोई था, उसने कहा ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये अचानक से ये पेड़ आ गया, ये यहाँ से चला गया, वो वहाँ से वैनिश हो गया। तो उनको परफेक्शन चाहिए, कोई भी वीडियो जब बनता है, ब्रांड का भी कोई जो फिल्म बनता है, एक एक पिक्सल परफेक्ट होता है, क्योंकि उस पर पूरा परसेप्शन डिपेंड करता है ब्रांड का। करेक्ट। तो वो लेवल तक अगर आपको जाना है तो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए मॉडल के ऊपर, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप खुद मॉडल बना रहे हो। और जब वीडियो का बात आ गया ना, तो ये बहुत स्पेसिफिक है। जैसे देखो चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा चला है, क्योंकि टेक्स्ट ना बहुत कंप्रेस्ड डोमेन है जो हर किसी को आता है। मतलब सोचो अगर आप लिंक्डइन पोस्ट कर रहे हो कुछ, मैंने काफ़ी दोस्तों को देखा है अभी, वो चैट जीपीटी से लिख के थोड़ा एडिट करके पोस्ट करते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी जो लिखेगा वो उसके लिए पूरा रेलिवेंट नहीं होगा। करेक्ट। इसने थोड़ा एडिट कर दिया, क्योंकि टेक्स्ट चेंज करना सबको आता है। अभी अगर वीडियो में गलती हो गया, वो चेंज करना उतना आसान नहीं है। करेक्ट। वो थोड़ा डिफिकल्ट है करना। तो उसका जो ग्राफ है वो चैट जीपीटी से ऐसे नहीं जाने वाला, क्योंकि ये टेक्स्ट है, आप इजीली चेंज कर पा रहे हो। लेकिन वीडियो में मेरे हिसाब से गलती करने के बाद फिक्स करने से बेटर है आप अच्छे वीडियोस ही बनाओ, तो अच्छे मॉडल्स ही बनाओ। वो तो है। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी टू कंपनी वेरी भी करता है। फॉर एग्जांपल कि कोई इंडिविजुअल, अगर हो सकता है उसकी कंपनी को मॉडल बनाने में इंटरेस्ट हो, किसी को एपीआईज बना के अपना काम चलाने में इंटरेस्ट हो। करेक्ट। नहीं, एब्सोल्युटली, मैं स्पेसिफिकली ये कह रहा हूँ कि ये पूरा आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रोडक्ट कंपनी हो तो आप सर्टनली प्रोडक्ट पे ही ज़्यादा फोकस करोगे, जिस पे आप एपीआईज कॉल करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट फोर्सेस आपको पुश करेंगे, इकोनॉमिक्स आपको पुश करेगा कि आपके कस्टमर्स किसको ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर्स को फर्क नहीं पड़ता आपने खुद बनाया है या आप एपीआईज कॉल कर रहे हो, उसको तो एंड रिजल्ट से एंड रिजल्ट चाहिए। तो अगर आपके कस्टमर नीश सेगमेंट पे हैं जो वो लेवल का क्वालिटी चाहते हैं, करंट एपीआई कॉल्स वो डिफिकल्ट है करना। मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए आपको खुद बनाना। और बीच का कुछ काम नहीं होता क्या? हाँ, बीच का कुछ काम हो इन दोनों के? हाँ, बीच का है। तो एसेंशियली इंजीनियरिंग में काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हो। तो एक बार जब मॉडल बन गया, तो ये मॉडल्स जनरली ऐसे होते हैं, इनके बीच मोस्ट जनरेटिव एआई मॉडल्स दे हैव समथिंग कॉल्ड लेटेंट स्पेस। अभी लेटेंट स्पेस मतलब ये हो गया कि आपने जो डेटा से सीखा है, आप उसी को जब आप यूज़ करोगे, रिक्रिएट करोगे, राइट, तो वो सीखने का एक स्पेस है। अब वो स्पेस मतलब आप सोच सकते हो कि एक कंप्रेस्ड इन्फॉर्मेशन है, कुछ है, तो वो जो स्पेस है वहाँ पर काफ़ी चीज़ें चेंज किया जा सकता है। जैसे अगर आपने सोचो कोई मॉडल बनाया जो इमेज तैयार करता है, आप बिना कोई मॉडल का खुद मॉडल बनाए या फिर एपीआई यूज़ किए, आप वो इमेज का क्वालिटी बढ़ा सकते हो सिर्फ इंजीनियरिंग में वो स्पेस पे काम करके। एंड काफ़ी लोग ऐसे करते भी हैं। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स एक ऐसा प्रोफाइल है जो आप कह सकते हो ऐसा जॉब रोल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स का क्वालिटी और भी एनहांस करते हैं, उसके जितने जूस निकाल सके उतने निकालते हैं। 3 पाथ हो गए। एक हो गया अपना पाथ कि एपीआईज को यूज़ कर लो, एक होता है कि आप खुद का मॉडल बना लो, और तीसरा पाथ जो है वो है कि दोनों का मिक्सचर। करेक्ट। हाँ, मतलब वही है कि अगर देखिए मेरे हिसाब से वही है कि अगर किसी ने बनाया है और आपका काम उससे चल जा रहा है, आप वापस क्यों बनाओगे? सही बात है। सही बात है। हाँ। तो ऐसे भी हो सकता है कि आपका जो टास्क है वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, उस पर कुछ चीज़ आप रेडीमेड यूज़ करोगे, कुछ चीज़ आप खुद बनाओगे। जैसे हमारे केस पे इनपुट तो आप वीडियो दोगे, हम चेंज करेंगे चेहरा, तो आपको वीडियो से तो चेहरा निकालना है, तो ये बन गया फेस डिटेक्शन, राइट। तो इस पे तो ऑलरेडी बहुत लोगों ने बहुत साल से काम कर चुका है, इस पे मॉडल बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि आप अल्टीमेटली क्या यूज़ करोगे, बट वो एपीआई कॉल्स नहीं होगा, वो मे बी लाइब्रेरी कॉल होगा।
हाँ मे वैसा भी है। मतलब हाँ आई मीन मैं दोनों साथ में ही कह रहा हूँ। हाँ 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 बट वो खुद बनाओगे या यूज़ करोगे, वो मेरे हिसाब से वैसा है। अगर किसी ने बना ही लिया है आपका चीज़ें, तो आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे। वो बात भी करेक्ट है। इसके अलावा लर्निंग के लिए और क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं? पहले कॉन्सेप्ट्स क्या क्या ज़रूरी है कि ये सब कॉन्सेप्ट मुझे आने चाहिए, चाहे मैं प्रोडक्ट मैनेजर के लिए बनूँ या एआई इंजीनियर बनूँ या एआई का कोई डेटा एनालिटिक्स का रोल है उसके लिए बनूँ, तो क्या क्या बेसिक्स मुझे आनी चाहिए? देखिए ये सच बताऊं तो इसका आंसर्स काफ़ी लोग देंगे, बट इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि एआई कहाँ तक पहुंचेगा ये किसी को अभी तक पता नहीं। ओके नेक्स्ट 5 साल में अगर हमें पता होता, हम प्रेडिक्ट कर पाते कि हाँ यहीं तक ही रुकेगा, इसका आंसर हमें मिल जाता। बट इसका एक्चुअल आंसर ये है कि अभी आप शुरू करो तो कोडिंग से ही। आई नो कि काफ़ी लोग बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि बाद में कोडिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। कोडिंग का और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर मैं वापस कंप्यूटर्स पे ही जाता हूँ, आप कंप्यूटर्स का ही सोच लो। पहले लोग कह रहे थे कि नहीं अभी विंडोज़ ने ऐसे इंटरफेस बनाया है कि इस पे तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन असल में क्या हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो थे उनके इम्पोर्टेंस बढ़ गए, उनके सैलरीज बढ़ गए, उनके मतलब इंजीनियरिंग पे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गया। तो मुझे भी लगता है कि एआई क्रिएशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होने वाला है। अगर आप वो स्टेज पे हो करंटली जिस पे आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, देन आप शुरू करो एआई यूज़ करना। कुछ लोगों का कॉलिंग होता है वो बाद में सीख लेते ही हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हो। लेकिन अगर आप मार्केटिंग में हो या एडवर्टाइजिंग में हो, आपको ये एटलीस्ट आना चाहिए कि आप जो टूल्स हैं वो यूज़ करके आगे कैसे जा पाओ। ठीक है। और मान लो किसी को एआई इंजीनियर ही बनना है, हाँ तो उसके लिए क्या क्या उसे पढ़ना पड़ेगा टूल्स के हिसाब से भी? मेरे हिसाब से तो कोडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले हमने शुरू किया था C++, सी जावा से, अभी बचपन से मेरे हिसाब से पाइथन में आप चले जाओ, काफ़ी तो प्लेटफॉर्म पाइथन की लाइब्रेरीज लाइक पांडास, टेंसरफ्लो, इन सबको यूज़ करना है या फिर? हाँ वो आप चूज़ कर लो कि आप टेंसरफ्लो यूज़ करोगे या पाइटॉर्च यूज़ करोगे। वो आपका डिसीजन है। आप देख लो कम्युनिटी कौन सा ज़्यादा यूज़ कर रही है अभी, वही सिलेक्ट करो और उसी पे पहले से ही बहुत ज़्यादा चले जाओ, क्योंकि ज़्यादातर इनफैक्ट 90% से भी 95% से भी ज़्यादा एआई डेवलपमेंट इन दो लैंग्वेजेस में ही हो रही है। और जो नया रिसर्च भी आएगा, अगर आपको उसको जल्दी से इनकॉर्पोरेट करना है, समझना है, तो आपको पाइथन तो चाहिए ही। ओके, मशीन लर्निंग के लिए भी पाइथन चाहिए। हाँ तो machine पहले जनरेटिव एआई सीखने से पहले मशीन लर्निंग आना ज़रूरी है, फिर आप डायरेक्टली जनरेटिव एआई पे भी आ सकते हो? जैसे फोकास्टिंग और दूसरा एक फोकास्टिंग होता है और दूसरा प्रेडिक्शन, Age दो prediction चीज़ें वगैरह। चीज़ें हैं मेन मशीन लर्निंग में, हाँ करेक्ट है ना? तो इसमें बहुत से मॉडल्स उधर पे भी बनते थे, तो हाँ नहीं सो देखिए मेरे हिसाब से अगर आपके पास वो टाइम है तो आप शुरू तो मशीन लर्निंग से कीजिए, डीप लर्निंग से कीजिए। उसके बाद जनरेटिव एआई का पहले पे अगर आपको इमेजेस पसंद है तो आप ऑटो एनकोडर से कीजिए। जो डीप लर्निंग में जैसे आपने कोई छवि देख के आप समझ गए कि वो क्या है, इन्फॉर्मेशन ले लिया, अभी आप ऑटो एनकोडर से उसी को डिकोडर के माध्यम से रिक्रिएट कीजिए। उसके बाद वेरिएशन ऑटो एनकोडर पे जाइए, एक एक करके स्टेप करके अगर जाएंगे तो एडवांटेज तो बहुत होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से आज कोई पर्टिकुलर आर्किटेक्चर है, कल वो नहीं रहेगा। ट्रांसफॉर्मर्स से आई थिंक हम 2017 से उसको यूज़ कर रहे हैं, कुछ साल बाद चेंज हो सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आ गए तो आप स्विच भी बेटर कर पाओगे। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप बताओगे? हाँ मेरे हिसाब से पहले आप अगर मैं खुद तो इमेज और वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो इसको कंप्यूटर विजन कहते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर विजन में इंटरेस्टेड हो तो पहले तो आपको समझना चाहिए कि एक इमेज से इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। मतलब अगर हम इस सीन पे बैठे हैं तो इस सीन के अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर लाइट है, इसके अंदर दो इंसान बैठे हैं। जब आप वो सीख जाओगे फिर आप समझो कि यहाँ पर कौन बैठा है, ये किस तरह की लाइट है, अर्चित बैठा है, शुभो बैठा है। इसके बाद आप जनरेटिव एआई के बारे में सोचो कि, और जनरेटिव एआई इस सीन में अगर आप सीन से कर रहे हो तो ऐसे होगा कि मैं अर्चित का चेहरा किसी और के साथ स्वैप कर पा रहा हूँ, या फिर मैं दूसरा सीन क्रिएट कर पा रहा हूँ। जनरेटिव एआई पहले से ही मत जाओ, क्योंकि आप थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो जाओगे, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगा अभी आपके पास, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो सैलरी का क्या मार्केट है? मतलब एआई इंजीनियर की एक सैलरी क्या होगी या एआई प्रोडक्ट मैनेजर की सैलरी क्या है अभी? तो अभी देखिए इसका ना 2 डिविजन्स हैं, एक तो बड़ी कंपनीज़ हैं हाँ और दूसरा स्टार्टअप्स।
अभी स्टार्टअप्स का मेरे हिसाब से एक बड़ा एडवांटेज है कि अगर वो एआई में काम कर रहे हैं, वो बहुत स्पेसिफिक किसी चीज़ पे कर रहे हैं, तो वहाँ पर लर्निंग बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आप ये 3 साल में जहाँ पर एआई का इतना ज़्यादा ट्रांजिशन चल रहा है, आप इतना कुछ सीख सकते हो, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है। तो कंपनी को भी पता है कि यहाँ पर उनको अच्छे एम्प्लॉयज़ चाहिए, स्पेशली एआई डोमेन में। तो अगर आपको कोडिंग आता है, अगर आपको मैथ्स आता है अच्छे से, तो आपका सैलरी आराम से 30+ होने वाला है। अब कितना बेहतरीन आता है, आप कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कर सकते हो, तो ऊपर का मेरे हिसाब से लिमिट नहीं है। ओके आप जितना ऊपर चाहो जा सकते हो, वो कितना वैल्यू आप ऐड कर पा रहे हो उसके ऊपर है। तो मतलब एक 30 LPA प्लस सैलरी मिल रही है इंडिया में किसी भी AI इंजीनियर को, या आप 1 जैसे CR AI तक भी जा सकते हो आराम 1 से। CR तो हाँ, आराम मतलब से जा गूगल सकते माइक्रोसॉफ्ट आराम से अफोर्ड करते नहीं, मैं हैं। ये स्टार्टअप्स का कह रहा हूँ। स्टार्टअप्स का गूगल माइक्रोसॉफ्ट का उनका 1 CR के ऊपर है। हाँ, मैं उनका बताता हूँ उसका। हाँ। देखिए वहाँ पर भी थोड़ा अलग है। मेरे हिसाब से करेंटली अगर आपको एआई में काम करना है, स्टार्टअप्स बेस्ट है, क्योंकि आप सीख ज़्यादा पाओगे। गूगल माइक्रोसॉफ्ट में सेम टास्क 5 जगह डिवाइडेड होगा, एंड वो डिप्लॉय होगा कि नहीं वो भी 10 जगह परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टअप्स में वो नहीं होने वाला। तो आपका सिर्फ ये मत देखो कि आज क्या सैलरी है, आप सोचो कि 5 साल बाद क्या होगा। 5 साल बाद क्या होगा वो इसी पे डिपेंड करेगा आपने अभी तक कितना काम किया है। तो ज़्यादा मोमेंटम या एक्सेलरेशन आपको अभी स्टार्टअप्स में मिलेगा। और अगर गूगल माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर मेरे हिसाब से जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं या फिर जो रिसर्चर्स हैं, वहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओके वो 50+ पकड़ सकते हो आप मेरे हिसाब से। और प्रोडक्ट मैनेजर्स को तो बस वो आइडेंटिफाई करना होता होगा, जैसे आपने अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि ये पूरा एक रूम है, तो इसमें पहले आइडेंटिफाई करोगे कि आप लाइट्स हैं, कौन बैठा है, उनको कैसे रिप्लेस करना है, करेक्ट। फिर मॉडलिंग का और डिप्लॉयमेंट का काम तो कोई और देखता होगा। बड़ी कंपनीज में आई थिंक टास्क आर वेरी वेल डिवाइडेड, हाँ। बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है। करेक्ट हाँ। तो उनके काफ़ी प्रोसेसेस हैं। तो प्रोडक्ट मैनेजर है, आई थिंक पैरेलल एक रोल है, स्टाफ इंजीनियर कहते हैं, जो आई थिंक ज़्यादा टेक्निकल साइड पे है, मैनेजमेंट साइड से ज़्यादा। तो अगर पहले से ही एआई में काम हो रहा था कंपनी में, जैसे गूगल में ऑब्वियसली हो रहा था, तो आई थिंक आपके रोल जॉब डिस्क्रिप्शन सब प्रॉपरली अलाइंड है। लेकिन अगर कोई कंपनी है जो बड़ी कंपनी है लेकिन अभी एआई में शिफ्ट कर रही है, तो वहाँ पर मेरे हिसाब से कोई फिक्स सैलरी नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखा है। वो मैंने 20 से पूरा 1 CR+ का वेरिएशन देखा है सेम जॉब रोल के लिए। ओके तो शुभ, मुझे आप ये बताओ कि इंडिया का जो इकोसिस्टम है टूवर्ड्स AI वो कैसा है? आई थिंक इंडिया का इकोसिस्टम वन ऑफ द बेस्ट है। मुझे सबसे अच्छा चीज़ जो लगा कि इंडिया बहुत सोच समझ के इस पे रेगुलेशंस और इस पे असिस्टेंस दे रहा है। इसका मतलब ये है कि देखिए क्रिप्टो में अगर आप इंडिया का स्टांस देखेंगे ओवरऑल थोड़ा रिएक्टिव रहा है। रिएक्टिव मतलब इशू हुआ है, उसके बाद कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट चीज़ें हो गई हैं। बट मैं जो देख रहा हूँ एआई में काफ़ी प्लानिंग के साथ चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी रिसोर्सेज एलोकेट की गई है, इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, काफ़ी बॉडीज़ हैं, जैसे नास्कॉम एक बॉडी है जो हम जैसे फाउंडर्स को काफ़ी हेल्प करते हैं काफ़ी चीज़ों के बारे में। और इंडिया का एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है स्पेशली जनरेटिव एआई को लेके, क्योंकि इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। तो आप टेक्स्ट पे हो या इमेज पे हो या वॉइस पे हो, आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप सोच लो, अगर हमारे पास इतने एग्ज़ाम्स भी हैं, अगर आप बाहर जाओ तो एक नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स भी कम होते हैं। इंडिया इज़ अ वेरी मतलब हर चीज़ वो भगवान से शुरू होके हर चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा है। एंड इसका मतलब डेटा का जो वेरिएशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक आफ्टर अ फ्यू इयर्स इंडिया एक फॉर्मिडेबल फोर्स होने वाला है एआई में। यस, दैट कुड बी ग्रेट। तो शुभ, थैंक यू सो मच। ये पॉडकास्ट बहुत डीप डाइव गया है। इतने पॉडकास्ट मतलब अभी तक बहुत ऊपर जनरलाइज क्वेश्चंस मैं पूछता था लोगों से, बट आपसे मैंने बहुत डीप डाइव चीज़ें सीखी हैं और लर्न करी हैं इस पॉडकास्ट में मैंने खुद, तो मेरी ऑडियंस तो और करेगी। तो थैंक यू सो मच। मज़ा आया भाई। या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस पॉडकास्ट एंड वी होप कि हम आपके साथ और एक आध पॉडकास्ट और करेंगे कुछ और टॉपिक पे, बहुत टेक्निकल टॉपिक पे। थैंक यू।